आप में से बहुत से लोगों ने हाल ही में फिल्म धुरंधर देखी होगी। उस फिल्म में रहमान डकैत का किरदार दिखाया गया था, जिसने अपराध की दुनिया में नाम कमाया और जिसकी कहानी का सबसे डरावना पहलू यह था कि उसने अपनी ही मां की जान ले ली थी। फिल्म खत्म होने के बाद एक सवाल हर किसी के मन में रह गया था, क्या वाकई कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है कि जिसने उसे जन्म दिया उसी की जान ले ले? क्या ये सब सिर्फ फिल्मी कहानी थी या हकीकत में भी ऐसे लोग होते हैं? अगर आपको लगा कि ये सब सिर्फ सिनेमा की कल्पना है तो आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी, क्योंकि ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के एक ऐसे रहमान डकैत की है जिसने न सिर्फ अपनी मां बल्कि अपने पिता को भी बेहद खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी गैंगवार, बदले या दुश्मनी की नहीं है बल्कि घर की चार दीवारों के भीतर पनपती नफरत, दबाव, जिद और टूटते इंसान की कहानी है, जिसे सुनकर यह सवाल खुद ब खुद उठता है कि आखिर एक पढ़ा लिखा इंसान इतना हैवान कैसे बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। ये कहानी शुरू होती है साल 2020 से, जब पूरे देश में कोरोना काल चल रहा था। लॉकडाउन लग चुका था, जो जहां था वही थम गया था। ट्रेनें बंद, बसें बंद, काम काज ठप। ऐसे ही हालात में कोलकाता शहर में एक युवक फंस गया था जिसका नाम था अमवेश कुमार उर्फ रिंकू। रिंकू उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला था और पढ़ाई पूरी करने के बाद करीब 750 किलोमीटर दूर कोलकाता नौकरी करने आया था। वो एक प्राइवेट कंपनी में क्वालिटी इंजीनियर था, पढ़ा लिखा और बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य व्यक्ति। लॉकडाउन लगते ही उसकी नौकरी भी ठहर गई और घर जाने का रास्ता भी बंद हो गया। अकेलापन, अनिश्चित भविष्य और घर से दूरी, ये सब धीरे धीरे उसके अंदर खालीपन भरने लगे। उसी दौरान उसकी नजर पास में रहने वाली एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और रिंकू को अक्सर अकेले रहते देखती थी। एक दिन उसने उससे पूछ ही लिया कि तुम अपने घर क्यों नहीं गए। तब रिंकू ने लॉकडाउन और मजबूरी की पूरी कहानी सुना दी। यहीं से बातचीत शुरू हुई और बातचीत से सहानुभूति, लड़की को उस पर दया आने लगी, क्योंकि रिंकू को न ढंग से खाना बनाना आता था और ना ही ठीक से रहना। धीरे धीरे वो उसकी मदद करने लगी। कभी खाना बनाकर ले आती, कभी कपड़े धो देती, कभी हाल चाल पूछ लेती। उस कठिन समय में रिंकू को उसने अपनापन दिखने लगा। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, लेकिन इस रिश्ते के बीच एक बड़ी दीवार थी और वो थी धर्म। लड़की मुस्लिम परिवार से आती थी और रिंकू हिंदू परिवार से। लड़की के परिवार में विरोध करने वाला कोई खास व्यक्ति नहीं था, लेकिन रिंकू के परिवार में हालात बिल्कुल अलग थे। उसके पिता रेलवे में लोको पायलट थे, मां गृहिणी थी और उसकी 3 बहनें थीं। रिंकू घर का इकलौता बेटा था। जब उसने घर वालों को बताया कि वो कोलकाता में एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो घर में हंगामा मच गया। साफ साफ कह दिया गया कि किसी भी हालात में मुस्लिम लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। लेकिन रिंकू जिद पर अड़ गया। उसे लगने लगा कि उससे बेहतर जीवन साथी उसे कभी नहीं मिल सकता। आखिरकार उसने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद परिवार ने उससे रिश्ता लगभग तोड़ लिया। रिंकू को तो कभी कभार घर आने दिया जाता था, लेकिन उसकी पत्नी को घर में घुसने की सख्त मनाही थी। फोन पर बातचीत होती थी तो ताने सुनने पड़ते थे। नमाज पढ़ना सीख गए हो, उसने तुम्हें पूरा मुसलमान बना दिया होगा। रिंकू बार बार सफाई देता था कि उसकी पत्नी अब हिंदू रीति रिवाज मानती है, लेकिन घर वालों का शक कभी खत्म नहीं हुआ। समय के साथ रिंकू को 2 बच्चे हो गए, एक बेटी और एक बेटा। बच्चे भी बहुत छोटे थे। उधर घर वालों का दबाव बढ़ता गया। साल 2025 में रिंकू के पिता रिटायर हुए और उसके बाद परिवार की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया कि अगर घर में लौटना है तो पत्नी को तलाक देना होगा। रिंकू इस दबाव में टूटने लगा। उसने अपनी पत्नी से बात की। पत्नी ने कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ इंतजाम करके जाओ। दोनों के बीच सहमति बनी कि अगर रिंकू 1 लाख का इंतजाम कर दे तो तलाक के बाद वो बच्चों के साथ अपना
काम शुरू कर लेगी। रिंकू ये बात अपने घर वालों के सामने रखता है, लेकिन जवाब मिलता है कि ये तुम्हारी गलती है, हम एक पैसा नहीं देंगे। घर में रोज झगड़े होने लगे, तनाव इतना बढ़ गया कि किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सब एक दिन खून में बदल जाएगा। 8 दिसंबर साल 2025 की शाम करीब 7 बजे रिंकू और उसकी मां के बीच पैसों को लेकर बहस हो गई। गुस्से में मां ने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश की। तभी रिंकू चिल्लाया कि ये घर मेरा है, मेरे नाना ने मुझे दिया है। बात बढ़ी, मां ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। ये वह पल था जब रिंकू अपना आपा खो बैठा। पास में पड़ा सिलबट्टा उसने उठाया और पूरी ताकत से मां के सिर पर मार दिया। मां जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। शोर सुनकर पिता दौड़े आए और पुलिस को फोन करने लगे, लेकिन रिंकू ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उसी सिलबट्टे से पिता के सिर पर भी वार कर दिया। इसके बाद रिंकू पूरी तरह से हैवान बन चुका था। वो नीचे से लोहे की आरी लाया और अपने माता पिता के शव के टुकड़े करने लगा। पिता की चीख उसे डराने लगी तो उसने रस्सी से उनका गला दबाकर जान ले ली। शवों को प्लास्टिक के बोरे में भरा और सुबह 4 बजे अपनी कार में रखकर गोमती नदी में फेंक आया। एक हिस्सा घर में छूट गया, जिसे बाद में सई नदी में फेंक दिया गया। 3 दिन तक फोन बंद रहने के बाद पुलिस हरकत में आई। सर्विलांस और पूछताछ में रिंकू टूट गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। रिएक्शन के दौरान वो रोता रहा। इस खुलासे ने पूरे परिवार और समाज को झंझोड़ दिया। 2 मासूम बच्चे अनाथ हो गए, पत्नी विधवा जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो गई और बहनों का इकलौता भाई सलाखों के पीछे चला गया और एक पिता एक माँ इस दुनिया को छोड़कर ही चले गए, एक बेटे के गुस्से के कारण, उसके हमला करने के कारण। दोस्तों, ये कहानी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये कहानी गलत फैसलों, जिद और भावनात्मक अंधेपन की है। जब रिश्तों को समझदारी से नहीं निभाया जाता और दबाव में फैसले लिए जाते हैं तो अंजाम सिर्फ एक नहीं, कई जिंदगियों को तबाह कर देता है। खैर, इस कहानी को आप किस तरह से देखते हैं? इसमें आप गलती किसकी मानते हैं? रिंकू की मानते हैं या उसके माता पिता की मानते हैं जिन्होंने उसकी पत्नी को कभी नहीं अपनाया? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। और हाँ, इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रोज रात को आपके लिए इसी तरह की क्राइम स्टोरी लाता रहता हूं। कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का, अपने राज्य का नाम बताना जहां से आप मेरी ये पूरी वीडियो देख रहे थे, जिससे अगली वीडियो में मैं आपके नाम का जिक्र कर सकूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।